बढ़ते हैं पिछले 24 घंटों की सबसे इंपॉर्टेंट टॉप 10 अपडेट्स की तरफ। आज की पहली अपडेट आ रही है इंडियन एयरफोर्स को लेकर। न्यूज निकल कर आ रही है कि पिछले कल देर रात को करीब 10 बजे राजस्थान के बाड़मेर इलाके में रूटीन सॉर्टीज के दौरान इंडियन एयरफोर्स का एक MiG-29 फाइटर जेट क्रैश हो गया है। रिपोर्ट्स के मुताबिक क्रैश हुए MiG-29 का पायलट पूरी तरह से सेफ है और उसने समय रहते इजेक्ट कर लिया था। क्रैश के तुरंत बाद डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट और राजस्थान पुलिस के SP रैंक के ऑफिसर और साथ में इंडियन एयरफोर्स की एक टीम क्रैशिंग साइट के ऊपर पहुंच गई थी और इसके साथ ही इंडियन एयरफोर्स ने इस एक्सीडेंट का कारण पता लगाने के लिए इन्वेस्टिगेशन के आदेश दे दिए और कुछ ही दिनों के अंदर ये रिपोर्ट सबमिट की जाएगी। आज की दूसरी अपडेट आ रही है साइबर कमांडोज को लेकर। दरअसल न्यूज आ रही है कि देश की मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, जिसके मिनिस्टर इस समय अमित शाह जी हैं, मिनिस्ट्री ने साइबर कमांडोज की एक स्पेशल विंग लॉन्च करने का फैसला किया है। इस साइबर कमांडोज विंग में टोटल 350 पर्सनल सिलेक्ट किए गए हैं और ये लॉन्च होगी 10 सितंबर को, यानी आज के बाद अगले साल से हर साल 10 सितंबर को ये विंग अपना रेजिंग डे सेलिब्रेट करेगी। इस विंग में जो 350 पर्सनल्स हैं, इन्होंने IIT और IIIT से स्पेशल ट्रेनिंग भी कंप्लीट की है। इस साल जब मोदी सरकार बनी थी, उसने अपने 100 दिन के एजेंडा में ये साइबर कमांडोज की विंग को भी रखा था। नोट करने वाली बात है कि ये साइबर विंग डिफेंस मिनिस्ट्री नहीं बल्कि रॉ इंटेलिजेंस एजेंसी की तरह मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंडर आएगी और गृह मंत्रालय को रिपोर्ट करेगी। ये विंग साइबर क्राइम्स के साथ डील करेगी, लेकिन स्टेट्स और बाकी सेंट्रल एजेंसीज का अपना भी साइबर विंग पहले से है। अब इस साइबर कमांडोज की विंग का क्या रोल होता है, इसकी क्या ज्यूरिसडिक्शन होगी, उसके बारे में गृह मंत्रालय ने अभी तक ज्यादा जानकारी नहीं दी है। आज की थर्ड अपडेट आ रही है एयर इंडिया को लेकर। दरअसल सोशल मीडिया के ऊपर एयर इंडिया के चेक इन काउंटर की एक पिक्चर काफी वायरल हो रही है। इस पिक्चर में चेक इन काउंटर के ऊपर लगे मॉनिटर के ऊपर लिखा गया है फॉर आर्म्ड फोर्सेस। दरअसल न्यूज निकल कर आ रही है कि एयर इंडिया ने देश की आर्म्ड फोर्सेस के लिए एक स्पेशल काउंटर स्टार्ट किया है। ये जो चेक इन काउंटर होगा, इसमें सिर्फ और सिर्फ इंडियन आर्म्ड फोर्सेस के पर्सनल से चेक इन कर सकते हैं। न्यूज निकल कर आ रही है कि ये सर्विस देश के बड़े बड़े एयरपोर्ट्स के ऊपर स्टार्ट की गई है, जहां पर चेक इन के लिए काफी लंबी लाइन लगानी पड़ती है। इस सुविधा के चलते अगर आर्म्ड फोर्सेस के पर्सनल्स एयर इंडिया की टिकट लेते हैं तो उनको लाइन में लगकर वेट नहीं करना पड़ेगा। इसके अलावा एयर इंडिया आर्म्ड फोर्सेस के पर्सनल्स और उनकी वीडियोस के लिए कई तरह के डिस्काउंट भी ऑफर करता है। नो डाउट कि ऐसे स्टेप्स कंपनी का गुडविल बढ़ाते हैं और प्रमोशन होती है। सोशल मीडिया के ऊपर पोस्ट के नीचे कुछ लोग ये भी मांग कर रहे थे कि सेम सुविधा पुलिस पर्सनल्स के लिए भी स्टार्ट होनी चाहिए। अब इसके ऊपर आपकी क्या राय है? सेम स्पेशल चेक इन और डिस्काउंट वाली सर्विस पुलिस पर्सनल्स के लिए भी शुरू होनी चाहिए, हाँ या फिर ना? नीचे कमेंट करके अपनी राय जरूर बताएं। आज की फोर्थ अपडेट आ रही है फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट यानी कि FDI को लेकर। एंड ये थोड़ी सी बैड न्यूज है। दरअसल यूनाइटेड नेशंस ने ग्लोबल FDI को लेकर एक डेटा जारी किया है। डेटा में यूनाइटेड नेशंस ने बताया है कि आज से ठीक 3 साल पहले 2020 में दुनिया भर के देशों में जितनी भी ग्लोबल FDI आई थी, जितनी भी ग्लोबल फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट हुई थी, उसमें से 6.5% 3 साल पहले सीधा सीधा भारत में आई थी। लेकिन 3 साल के बाद पिछले साल 2023 में ग्लोबल FDI में भारत का केवल 2.1% का शेयर रह गया है। भारत में आने वाली ग्लोबल FDI 6.5% से नीचे गिरकर 2.1% तक ही रह गई है। सीधा सीधा 4.4% की गिरावट आई है, यानी कि भारत में आने वाली ग्लोबल फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट 70% तक कम हो गई है। अब ये वाकई में भारत के लिए थोड़ी बुरी खबर है, क्योंकि FDI किसी भी देश की इकोनॉमी के लिए काफी इंपॉर्टेंट होती है। इसलिए सभी देशों की सरकारें देश के अंदर और भी FDI लाने के लिए काफी सारी स्कीम्स लाती हैं। नोट करने वाली बात है कि भारत सरकार ने देश में इन्वेस्टमेंट बढ़ाने के लिए प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम भी लॉन्च की थी। उसके बावजूद लगातार FDI गिर रही है। मोदी गवर्नमेंट को FDI को बढ़ाने के लिए अब रिफॉर्म्स को और भी तेज करना पड़ेगा। आज की फिफ्थ अपडेट आ रही है भारत और बांग्लादेश को लेकर। न्यूज निकल कर आ रही है कि बांग्लादेश में जो भारत के वीजा सेंटर है, वहां पर भारत ने बांग्लादेशी नागरिकों के लिए ऑफिशियल वर्क शुरू कर दिया है। अभी स्टार्टिंग में मेडिकल वीजा और स्टूडेंट वीजा के लिए लिमिटेड स्लॉट्स खोले गए हैं और पूरी तरह से सभी सर्विसेज स्टार्ट नहीं हुई हैं। वैसे आपको ये इंटरेस्टिंग फैक्ट पता नहीं होगा कि पिछले साल 2023 में टोटल 20,56,880 बांग्लादेशी भारत में एंटर हुए थे और ये वाकई में बहुत ही ह्यूज नंबर है। 20.5 लाख तो ऑफिशियली भारत आए थे। आप सोचिए कि इलीगली बॉर्डर क्रॉस करके कितने बांग्लादेशी भारत आए होंगे। आज की सिक्स्थ अपडेट आ रही है भारत और पाकिस्तान को लेकर। न्यूज निकल कर आ रही है कि पाकिस्तान ने एक बार फिर से कश्मीर मुद्दा उठाया है और जम्मू कश्मीर मसले में यूनाइटेड नेशन से मदद की गुहार लगाई है। पाकिस्तान के विदेश मंत्रालय की स्पोक्स पर्सन ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोला कि साउथ एशिया के इस पूरे रीजन में शांति, पीस और स्टेबिलिटी तभी आएगी और तभी आ सकती है जब जम्मू कश्मीर के मसले का निपटारा UN सिक्योरिटी काउंसिल के रेजोल्यूशंस के आधार पर हो और जब तक कश्मीर के लोगों को उनके सभी अधिकार नहीं मिल जाते हैं। पाकिस्तान अब यहाँ पर चाहता है कि यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल इस मसले में इंटरवीन करे। आज की 7th अपडेट आ रही है ब्रिटेन और इजराइल को लेकर और ये बहुत ही शॉकिंग न्यूज है। ये तो हम सब जानते हैं कि ब्रिटेन अमेरिका का बहुत ही क्लोज अलाई है
और ब्रिटेन ने हमेशा से ही इजराइल का समर्थन किया था। लेकिन अब अचानक से मसला ये खड़ा हो गया है कि ब्रिटेन में वहाँ पर नई सरकार लेबर पार्टी की बनी है। यूनाइटेड किंगडम के नए प्राइम मिनिस्टर कीयर स्टारमर लेबर पार्टी से हैं, जो कि पूरी तरह से लेफ्टिस्ट पार्टी है और लेफ्ट आइडियोलॉजी को सपोर्ट करती है। ऐसे में कीयर स्टारमर ने प्राइम मिनिस्टर बनने के बाद लेफ्ट आइडियोलॉजी वाले फैसले करना स्टार्ट कर दिया है। अब ब्रिटेन में जो लेफ्टिस्ट आइडियोलॉजी वाले लोग हैं वो इजराइल हमास युद्ध के लिए हमेशा से ही इजराइल की आलोचना करते हैं। और जब इलेक्शंस के लिए पॉलिटिकल रैलीज हो रही थी उस समय कीयर स्टारमर ने वादा किया था कि अगर उनकी सरकार बनती है तो वो इजराइल को हथियार एक्सपोर्ट करने वाली पॉलिसी को रिव्यू करेंगे और ये सुनिश्चित करेंगे कि इजराइल हमास और गाजा के ऊपर हमले में इंटरनेशनल लॉज को फॉलो करे और मानवाधिकारों का उल्लंघन ना करे। अब अपने उसी वादे को पूरा करते हुए कीयर स्टारमर ने इजराइल को हथियार सप्लाई करने वाले 30 आर्म्स एक्सपोर्ट लाइसेंस कैंसिल करने का फैसला किया है। कीयर स्टारमर गवर्नमेंट का कहना है कि उनकी सरकार ने ये 30 लाइसेंस इसलिए कैंसिल किए हैं क्योंकि ये जो हथियार ब्रिटेन से इजराइल जा रहे थे इनका इस्तेमाल करके इजराइल गाजा में इंटरनेशनल ह्यूमैनिटेरियन लॉज यानी कि मानवाधिकारों का सीरियस उल्लंघन कर रहा था। ये खुद ब्रिटेन के विदेश मंत्री डेविड लैमी ने भी बोला है। उन्होंने ब्रिटेन की संसद में अनाउंस किया और कहा कि इस चीज का क्लियर रिस्क नजर आ रहा है कि इन हथियारों के एक्सपोर्ट से अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकारों का उल्लंघन करने का उसमें मदद करने में इस्तेमाल किया जा सकता है। सरकार ने प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन की है और रिस्क असेसमेंट के बाद ही इस तरह का फैसला लिया है। इसलिए बड़े दुख के साथ उनकी सरकार ने ये लाइसेंस कैंसिल करने का फैसला किया। वैसा भी ये देखना होगा कि इजराइल का इसके ऊपर क्या रिएक्शन होता है और इजराइल की तरफ से क्या स्टेटमेंट आती है। इसके साथ ही अमेरिका इसके ऊपर क्या रिएक्शन देता है, क्या स्टेटमेंट आती है, वो भी काफी इंटरेस्टिंग होगा। इससे पहले यूनाइटेड किंगडम में वहाँ पर जितने भी ब्रिटिश गवर्नमेंट्स अब तक रही हैं उन्होंने इजराइल को हथियार, अम्युनिशन और कंपोनेंट सप्लाई करने के लिए टोटल 350 आर्म्स एक्सपोर्ट लाइसेंस इशू किए हैं और इन 350 में से 30 को तुरंत कैंसिल कर दिया गया है और आगे भी लाइसेंस कैंसिल करने की बात बोली गई है। आज की 8th अपडेट आ रही है फ्रांस में हो रही पैरालंपिक गेम्स को लेकर। पिछला कल भारत के लिए बड़ा ही खास रहा और भारत ने 2 गोल्ड मेडल्स जीते। एक मेडल मेंस कैटेगरी की जेवलिन थ्रो में आया और एक मेंस कैटेगरी की बैडमिंटन में। अब लेटेस्ट मेडल टैली में भारत 27th से सीधा 14th पोजीशन के ऊपर आ गया है, यानी कि 14वें रैंक के ऊपर। भारत के पास टोटल 14 मेडल हो गए हैं, जिनमें 3 गोल्ड मेडल हैं, 5 सिल्वर मेडल्स और 6 ब्रॉन्ज मेडल्स हैं। लिटरली कभी कभी तो लगता है कि हमें नॉर्मल एथलीट से ज्यादा इन पैरालंपिक एथलीट्स को सेलिब्रेट करना चाहिए। ये कभी भी देश को मायूस नहीं करते हैं और नॉर्मल वालों के मुकाबले हमेशा ही अच्छा परफॉर्म करते हैं। आज की 9th अपडेट आ रही है टर्की को लेकर। दरअसल न्यूज निकल कर आ रही है कि टर्की ने पिछले कल आधिकारिक तौर पर ब्रिक्स संगठन को ज्वाइन करने के लिए अपनी एप्लीकेशन रशिया को सबमिट कर दी है। अभी साल की प्रेसिडेंसी रशिया के पास है और ब्रिक्स समिट भी रशिया ही होस्ट करेगा। इसलिए टर्की ने प्रोटोकॉल्स के मुताबिक ब्रिक्स संगठन ज्वाइन करने के लिए रशिया को अपनी एप्लीकेशन भेजी है। अब भारत इसके ऊपर क्या फैसला लेता है, क्या हम टर्की को ब्रिक्स में एंटर होने के लिए ग्रीन सिग्नल देते हैं या फिर भारत इसका विरोध करता है, ये अपने आप में काफी इंटरेस्टिंग होने वाला है। जब वो न्यूज आएगी हम उसको भी कवर करेंगे। इसलिए अगर आपने हमारे चैनल इंडियन अफेयर्स को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज कर लें। आज की 10th अपडेट आ रही है प्रधानमंत्री मोदी को लेकर। आज प्रधानमंत्री मोदी ब्रुनेई और सिंगापुर की 2 दिन की विजिट के ऊपर चले गए हैं। सिंगापुर यहाँ पर काफी ज्यादा इंपॉर्टेंस रखता है क्योंकि माना जा रहा है कि सिंगापुर में प्रधानमंत्री मोदी सेमीकंडक्टर चिप्स को लेकर कोई बड़ी डील साइन कर सकते हैं। जैसे कोई बड़ी न्यूज आएगी हम आपको अपडेट कर लेंगे। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।